अपनी ताकत से, अपनी हिम्मत से, अपने हौसले से कुछ नाम कमाया है। न केवल खंडवा में बल्कि देश में ख्याति अर्जित की है। वो उद्योगपति हैं, बिल्डर हैं, समाज सेवी हैं, वो वृक्ष मित्र हैं। वो सेवा का जुनून आप में कहाँ से आया? तो हमने हमारा जो समर्पण दिया, त्याग दिया, तो निकल के आता खंडवा का नाम। कि दशा और दिशा दोनों को बदला आपने। मौत को भी जिंदा रखने के लिए कुछ देना है। ऑक्सीजन की मशीन शार्टेज होने की वजह से एक एक प्लांट को रिप्लांट करने के लिए आपकी ससुराल मिर्जापुर की है। दहशत तो डर तो जरूरी है। खंडवा से कोई ट्रेन से भूखा नहीं जाएगा। पूरे एशिया की सबसे बड़ी मूर्ति है। तो दोस्तों में जिंदगी दी, युवाओं की पार्टी बन के खड़ी हुई। दौरान आपके मकान पे बुलडोजर चला था। और टारगेट में व्यापारी एक जो है वो साफ टारगेट होता है। यहाँ पे एक साथ 80 लोग मरे। राजनीति में जाने का नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी के बहुत करीब है। जब सारे मंत्री मेरे सामने थे तब मैं शाम यादव के साथ था। सिर्फ एक चलना है, पैसे कमाना है, तो हो सकता है। दिव्यदीप्ति शाह के नाम पर क्या है मामला? पुराना इतिहास यदि आपको दिखाकर उन्होंने मुझे कोशिश डैमेज की करी होगी। हकीकत में मेरे ससुर जो थे वो एक दबंग थे। खंडवा किसी महानगर से कम होगा। तेज गोयल का आईपीएल के सट्टों से बहुत नजदीक संबंध रहा है। नमस्कार, समर संवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, यह एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम ऐसी शख्सियतों का, ऐसे व्यक्तित्वों का यहाँ आपसे परिचय कराते हैं, रूबरू कराते हैं, मुलाकात कराते हैं, जिन्होंने अपने बलबूते, अपनी ताकत से, अपनी हिम्मत से, अपने हौसले से कुछ नाम कमाया है। न केवल खंडवा में बल्कि देश में ख्याति अर्जित की है। इसी चरण में एक ऐसे व्यक्ति से मैं आपकी बातचीत करा रहा हूं जिन्हें शब्दों में बांधना शायद मुझे कहीं कठिन लगता है कि वे उद्योगपति हैं, वे कॉलोनाइजर हैं, बिल्डर हैं, समाज सेवी हैं, वो वृक्ष मित्र हैं, पर्यावरणविद हैं या शिक्षाविद हैं। फैसला आप कीजिएगा। मैं आपको सीधे रूबरू करा रहा हूं हमारे बीच रितेश गोयल जी से, जो कि बालाजी ग्रुप के संस्थापक हैं। रितेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। शब्दों का और प्रश्नों का हम सिलसिला आरंभ करेंगे। सबसे पहले, चूंकि आप हरसूद से बिलोंग करते हैं और हरसूद एक ऐसी जगह है, पूरा शहर जिसने अपने आप को ऊर्जा के लिए, मध्य प्रदेश में बिजली के लिए, लोगों की जिंदगी में उजाले के लिए अपने आप को डुबाया है। और आप जैसे लगभग 28,000 परिवारों ने, मैं समझता हूँ भारत का सबसे बड़ा विस्थापन था ये, उस विस्थापन का दर्द आपने सहा है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, किसी के लिए समर्पित होना भी बहुत बड़ी बात है। यह हमारे शहर का डूबना इस जिले के लिए, इस प्रदेश के लिए और देश के लिए नई ऊर्जा का विषय था। तो हमने हमारा जो समर्पण दिया, त्याग दिया, और उसके बदले हम जहाँ भी आए हैं वहाँ हमें नए सिरे से प्यार मिला है, दुलार मिला है। उस मिट्टी का प्यार तो हमेशा रहेगा, पर उस ऊर्जा को हम चाहते हैं कि वो हमारी एक ताकत बने, जिससे हम इस देश के लिए सेवा कर सकें, कुछ काम से कर सकें और नाम कर सकें। हरसूद में काली माचक नदी बहती है, कहते हैं उस पानी में कुछ खास है, क्या है? एक्चुअली हर जगह का अपना एक जो अस्तित्व रहा है, अपना एक गौरव रहा है। तो काली माचक नदी की वो ताकत मानी जाती थी कि उसमें एक शाहीपन, एक दिलेरी, एक ऊर्जा जो संचालित होती है उस पानी पीने से। क्योंकि हरसूद बहुत से मायनों में अपने आप में कई चीजें वहाँ, जैसे राजा हरिश्चंद्र की नगरी जो थी, इसीलिए उसे हरसूद कहा गया। हरसौद कहते थे। हरसूद हर्षवर्धन जो राजा थे, हाँ, जो राजा हरिश्चंद्र खिलाए, हाँ, उनकी नगरी थी। तो इसलिए लोग वहाँ के अपने आप में वादे वाले हैं, पक्के हैं साथ निभाने के लिए। हर चीज़ों में देखा जाए, व्यापार व्यवसाय भी आप देखेंगे तो आज जिले में हो या प्रदेश में हो, हरसूद का व्यक्ति हर जगह हर क्षेत्र में नाम कर रहा है। तो उस पानी का, उस कल्चर का, उसकी विशेषताएं जो है अब पूरे प्रदेश और देश में बिखर रही है। हरसूद से विस्थापित होकर जो लोग खंडवाए हैं, और जिस इंडस्ट्री में, जिस व्यवसाय में है, नंबर 1 पर है। चाहे वो राजनीति हो, चाहे सामाजिक कार्यक्रम हो, या रियल एस्टेट हो, ऑयल का काम हो, किट्टी का काम हो, ज्वेलरी का काम हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको यही चीज बोली। मैंने आपको शार्ट में बोला कि किसी भी क्षेत्र में वहां का व्यक्ति जाएगा तो अपने नाम का डंका बजाएगा। क्योंकि व्यापार हो, व्यवसाय हो, चाहे राजनीति हो, सब में एक वादा होता है, एक समर्पण होता है, किसी में देने की इच्छा होती है। जब आप कोई काम एक लगन से करते हैं, अपने आप को समर्पित होकर करेंगे और देने की भावना से करेंगे, कुछ नया सोच, कुछ नई चीज। और वैसे भी क्या होता है, जब विस्थापन का दर्द कोई भी समाज सह के आता है तो उसके अंदर लड़ने की भावना, अपने आप को समर्पित करने की भावना लोकलाइज से ज्यादा होती है।
बराबर। तो वो चीज़ हरसुद में रही, इसीलिए हरसुद का व्यक्ति हर क्षेत्र, व्यापार, व्यवसाय, बिजनेस जिसमें आप देखेंगे राजनीति सब में अव्वल है। हरसुद में आपका एक सेटअप जमा जमाया था, आपकी इंडस्ट्री थी, अनाज का, ग्रेन का आपका बड़ा काम था। यहाँ आके आपके ब्रदर ने तो वो काम किया, आपने रियल एस्टेट की तरफ से मूव कर गए, क्या बड़ा कारण? एक्चुअल में कुछ करने का ऐसा था कि हम हरसुद से जब आए, कुछ हरसुद के प्रति जो प्रेम था तो वो मन विचलित करने वाला था। मुझे लगता है ऐसा कि आप लोग भी जब अपना यदि सोचें कि आपको खंडवा से जाना पड़े, आप यदि लोग खंडवा के हैं, तो रहना मुश्किल होता है, मन लगाना मुश्किल होता है। फिर नए काम के लिए, नए व्यापार के लिए कुछ नई योजना है, क्योंकि हमें जो मुआवजा सरकार की तरफ से मिला था वह हरसुद आते तक बहुत कम था। मतलब उसमें रहना या बिजनेस सब कुछ संभव नहीं था। तो एक पैतृक बिजनेस जो था वो छोटे वाले ब्रदर ने संभाला और हमने अपनी नई राह तलाशने के लिए कुछ नई जगहें जो है वो चुना। विपिन सिंह, एक दौर आया था जब दुनिया सहमी हुई थी, लोग अपने अपने घरों में कैद थे, हर एक शख्स को अपनी जान की बहुत परवाह थी। वो दौर लगभग सबने देखा है, मैंने भी देखा है। उस दौर में आपने न केवल लोगों की सेवा के लिए आगे आए, बल्कि दादाजी के भंडारे भी लगाए, लोगों को पानी की बोतलें दी, चप्पलें तक दी, और वो सेवा का जुनून आप में कहाँ से आया? एक्चुअल वो समय जो था वो वाकई भयभीत करने वाला, डराने वाला, वो शायद न देखी हुई ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज ना हो, तो ये स्वाभाविक थी। पर हमारी एक बहुत अच्छी टीम है, कहीं भी सेवा का अवसर जब हमें मिलता है तो आपस में कहीं ऐसा देखते हैं जहाँ हमें लगता है कि ये नीड है। तो हमारे यहाँ, मेरे यहाँ बहुत अच्छी नस्ली गाय हैं, उसको गाय को पालने के लिए जब चारा लेने गया, उस व्यक्ति ने आके बताया, मेरे ड्राइवर ने आके बताया कि यहाँ से लोग निकल रहे हैं, भूख की वजह से लोग मरने की स्थिति में हैं, भूखे प्यासे हैं, घबरा रहे हैं। ऐसी स्थिति इसलिए बनी थी क्योंकि वो बीमारी से नहीं मर रहे थे। उन लोगों को आश्रय देना नहीं चाहता था, खौफ था, लोग डर रहे थे। डर थी कि ये लोग बीमारी लेके आए हैं, शहर से आए हैं, संक्रमित हम भी हो जाएंगे, गांव वाले भगा रहे थे। तो हमने जब जाके सामने देखा, लोग नंगे पैर हैं, उनके पास स्टोर करने के लिए भी कुछ ज़्यादा नहीं है, रुकने की व्यवस्था नहीं है, तो हमने ये नगरी दादाजी की नगरी भंडारों की नगरी है, और सही समय पे भंडारा लगा करके जो संतों ने हमें सिखाया कि भूखा प्यासा कोई जाता है उसे हम कुछ खिला सके। तो जो हमारे यहाँ की तासीर थी खंडवा की भंडारे की, उसी को हमने इसलिए दादाजी का भंडारा नाम दिया, जिससे लोग जुड़ सके और हम में भी इतनी शक्ति ताकत प्रभु दे कि हम उनकी सेवा कर सके। उस डर से लड़के और उनकी सेवा करना थी। सेवा भी दो प्रकार की थी, एक नॉर्मल होकर करना है और एक सामने से, हमेशा लगता है कि मौत सामने से आ रही है और उस मौत को भी जिंदा रखने के लिए कुछ देना है। तो जब हमने चालू करा, घर बताया तो घर से भी डर था। मैं और मेरे साथी सब पूरे परिवार को लेके गए। मैंने कहा आप लोग चलिए, एक बार वहां का दृश्य देख लो। कैसे, यदि आपको उस दृश्य देख के लगता है कि हमारी जान ज्यादा अच्छी है तो ठीक है, क्योंकि स्वाभाविक से अपने देश में कहावत है ना कि हर आदमी दूसरे घर में सुभाष चंद्र बोस देखना चाहता है। बराबर है। तो जब हमने अपने घरों पे क्वेश्चन करा, घर पे देखा, मेरी मम्मा ने देखा, सबने कि हाँ बहुत नीडेड है, इनको यहाँ जरूरत है। तो पे अच्छा वर्कर थे नहीं, अपने हाथ से काम करना है, तो हमारी पूरी टीम ने अपने हाथ से वहाँ पे बनाया। कल्लू सांड वो खेड़ी बनाते थे वहाँ बैठ के। हाँ, कल्लू सांड थे हमारे, गब्बर को जिसका ढाबा था उसने इसी स्वास्थ्य अपना ढाबा बंद कर दिया, जबकि उस समय लोग 1 रुपए के 10 रुपए ले रहे थे, व्यापार कर रहे थे। हमारी टीम थी, रूपा है, मेरे जितने मित्र थे पहलवान लोग, क्योंकि हमारे बस की बात इतनी बड़ी सेवा करना, सभी ने अपना अपना दिया। उस समय के चमत्कार देखने को मिले। जो सब्जियां थी हम दिन भर बनाते थे तो खत्म नहीं होती थी, देने वाला कहाँ से ला रहा था। और लोगों ने जब आत्मा तृप्त हुई तो इतनी कृपा प्रभु की रही कि हमारी पूरी टीम में से किसी को चीख भी नहीं आई। पूरा समय गुजरा। उस गुजरते समय में एक बहुत बड़ी पीड़ा, जब आपने देखा ट्रेन चली। हाँ, मतलब खंडवा के रेलवे स्टेशन पे भंडारा हुआ है। तो खंडवा का रेलवे भंडारा ये हुआ कि उस समय कुछ शासन प्रशासन से हमारा कुछ ऐसा था कि वो लोग नहीं सोच पा रहे थे। पर जब हमने एक भंडारा प्रॉपर कर दिया, उस भंडारे का हमने लाइव डाला और आपके सब लोगों ने, इस तरह के लोगों ने जब उसका प्रचार करा, तो मैं समझता हूँ कि खंडवे का भंडारा सबसे पहला था। उसके पूरे प्रदेश से कोई भी किसी गांव से भूखा नहीं निकला। सबने आगे आकर कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश करी। किसी ने पानी की, किसी जल की, किसी भी तरह से जो है, तो भूख दर्द मिट गया। पर जब ट्रेन चालू हुई तो सब स्टॉल बंद थे।
तो कुछ जगह खाना देने की कोशिश करी, लूट गए, उन्होंने लूट लिया, पानी के लिए हाहाकार मची। हाँ। तब उन्होंने वापस आया। हाँ। तो खंडवा का इतिहास में पहली बार रेलवे स्टेशन में भंडारा लगा, भंडारा हुआ। जिस पे हमने एक वादा किया शासन से कि सारी गाड़ियां जहां पीछे आने वाली रोक दें, आधा घंटे बाद आप एक एक गाड़ी बुलाएं, खंडवा से कोई सब ट्रेन से मालूम भूखा नहीं जाएगा। बिल्कुल सही बात। सबसे पहले हमने केले का ट्रक बुलाया। हाँ। पहली गाड़ी में हमने 4-4 केले प्रति व्यक्ति तक पहुंच पाए, क्योंकि उनको ये था कि आएगा, हमारे पास आएगा नहीं, हाँ। तो वो लोग लूटने लगते थे। हर कंपार्टमेंट में जाते थे। तो हमने जब ऐसी व्यवस्था करी कि हर आदमी का हाथ बढ़ने से पहले उसके पास पहुंचे, जब उनको सेटिस्फेक्शन, उन्होंने ट्रक देखा कि हाँ सबको पूछ सकता है, तो पहले केले से चालू हुआ, फिर पूरे शहर की तरफ से जो जो लोग खोल के दे सकते थे, किसी ने आपके शहर के बिस्किट दिए कि हमारी तरफ से 500 पैकेट बिस्किट के ले जाओ, किसी ने अपने यहाँ से रोटियां बना के दी, हमारे यहाँ से 500 रोटी बनेगी, हमारे यहाँ से 100 रोटियां ले जाओ, किसी ने अचार दी, जो भी व्यवस्थाएं बनी, पैकेट बने। फिर वहीं हमने खाना बनाना चालू करा, और जो ट्रेनें गई वो सारी भूख और प्यास से तप तप लगी। आपने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की मशीनें भी बड़ी तादाद में जिला अस्पताल को भेंट करी थी। ये सेकेंड फेज आया था। सेकंड फेज। ये सेकेंड फेज था। पहला जो अपन ने देखा था उसमें सिचुएशन खाने पीने की भगदड़ की थी। सेकेंड फेज में कहीं जाकर के दिमाग से मजबूत हुए थे लोग, तो उस समय ऑक्सीजन की कमी आई थी। बराबर। जब ऑक्सीजन की कमी आई, लोगों को लगा कि अपन कमी की वजह से दम तोड़ रहे हैं। किसी को पता नहीं था कि ये कौन सा वेरिएंट है। बराबर। तब हम लोग हॉस्पिटल गए, तो मुझे वो आंकड़ा भी बोलने में आज शेयर उठते हैं कि मुझे वहाँ पे जो कर्मचारी काम करते हैं, वो बंदा आया मेरे पास, एक नागर करके, उसने जब बताया कि यहाँ पे एक साथ 80 लोग मरे। बराबर। तो वो मुझे यकीन नहीं हुआ कि यार तू ये, इसको कुछ हो गया, दिमाग में पागल हो गया। खंडवा सरी के अस्पताल में 80 लोगों का मरना, कभी 80 लोग भर्ती नहीं देते यहाँ पे, और तो 80 लोग मरने की बात कर रहा है। हमने जब जाके देखा, हमारे कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जिसको बोलते हैं ना कच्चे कलेजे, क्यों, जब लाशें निकलते देखी तो सियर उठे कि हाँ ये सच है। फिर हमने डॉक्टर यहाँ पे उस समय योगेश शर्मा जी हैं, और भी डॉक्टर से पूछा कि इसका हल कैसे हो सकता है। जब बताया कि यार ऑक्सीजन की मशीन, तो हमने बड़े विषय के ऑक्सीजन जनरेटर होगा, जब आज पता है कंसेंट्रेटर होता है, जिसकी शार्टेज हो गई थी। शार्टेज होने की वजह से सरकार ने भी उसके इंतजाम करने की कोशिश करी, पर चूंकि उस समय इतने हिंदुस्तान में अवेलेबल नहीं थे, हमने ऑर्डर दिया बेंगलोर से बैफेट दिल्ली आया, दिल्ली से मेरे पर्सनल कोई अच्छे संबंध है, उन्होंने दिल्ली से जो है उसको इंदौर दिया, इंदौर से हम लेकर के आए। तो फर्स्ट हमारी 11 कंसेंट्रेटर की टीम, मेरी गाड़ी को पास मिला था, हमने हमारी पर्सनल गाड़ियाँ भेजी, उस समय किट लाए कि जब हमारे सेवा करने वाले डॉक्टर्स, सफाई कर्मी ये सुरक्षित नहीं रहेंगे। बराबर। तो हमने किट ला करके बांटी, हॉस्पिटल में हमने कंसेंट्रेटर दिए, और प्राइवेट हॉस्पिटल में हमने प्लानिंग करी कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे ऑक्सीजन की वजह से, क्योंकि हमने प्लांट की प्लानिंग करी, उस प्लांट की कीमत उस जमाने, उस समय में करीब 1 करोड़ रुपए, तो पैसा इकट्ठा हो सकता था, पर उस प्लांट को तैयार करने में टाइम लगता था। ऑक्सीजन टंकी के लिए बेन लग गया था, बाहर नहीं मिलेगी। तो बहुत सी ऐसी मिलीजुली प्रक्रिया हुई कि खंडवा जिला ऑक्सीजन की वजह से या सेकंड करोकान में सबसे कम डेथ बर्थ रही इसकी। आपने ऑक्सीजन की बात करी। दुनिया जंगल काट रही, वृक्ष काट रहे हैं, बिना अनुमति के कट रहे हैं, लोग व्यापार की तरह सीमेंट कंक्रीट के जंगल बना रहे हैं। ऐसे दौर में रितेश गोयल वो व्यक्ति है जिसने अपने बलबूते एक एक प्लांट को रिप्लांट करने के लिए 2-2 लाख रुपए खर्च करे। तो ये क्या है, ये क्या जुनून है, सनक है, क्या है? उसकी जुनून बोले, सनक बोले, आपके शरीर के कई लोग चलते हैं कि पब्लिसिटी स्टंट है। हाँ, क्या है, मैंने बहुत प्यास से अभी अपन ने एक बात करते करते एक दिन से अटैक कोरोना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की ऐसी कोई मशीन नहीं है जो ऑक्सीजन पैदा कर सकते। बराबर। सिर्फ एक वो वृक्ष हैं जो ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। तो जब हम डेवलपमेंट के क्षेत्र में आए, तो हमने सोचा कि ये झाड़ जो ऑक्सीजन देता है, जलवायु देता है, जलवायु को पूरा तरह से, आप पानी की बात करें, हवा की बात करें, मौसम की बात करें, ये पूरा सेट एक वृक्ष करता है। तो हम लोगों ने सोचा इस वृक्ष को कैसे अपन बचा सकते हैं। बचाने की बात रही तो मेरा भतीजे ने आपके स्कूल में जब वो बनता है मॉडल बना करके,
प्रैक्टिकल होते हैं और वो बना के देते हैं, अपन क्या बोलते हैं, मॉडल बनाते हैं। तो उसके लिए हंसा जो टीम आई थी, उनको ऐसा लगा कि यार इतना महंगा कौन कराएगा। उसकी मशीनें आजकल विदेश में तो मशीनें निकल गई जो सीधे झाड़ से नीचे जाके जड़ से निकाल जाती हैं। यहाँ साधन नहीं थे। फिर हमने एक इंदौर में है व्यक्ति जो झाड़ शिफ्ट करता है, तो आपने गलत भाषा का इस्तेमाल निकाला, कुछ जुनूनी लोग होते हैं इस टाइप पे काम करते हैं, उनको हमने लाने के लिए इंतजार करा, कई दिनों तक वो आए नहीं। फिर हमने एक रेड्डी करके हैं हैदराबाद से जी, उनको हमने अपॉइंट करा, वो पूरी टीम लेकर के आए। इस पे पूरा वर्क होता है। झाड़ को शिफ्ट करना जैसे इंसान की नस काटते हैं, नस कैनाल जैसा कुछ होता है। रूट कहाँ से नस कटेगी, वो बंद कहाँ से होगी, उसको वापस मलहम लगा करके, बाकायदा खाद लगता है, उस पर दवाइयाँ लगती है, उसको पूरा बंद किया जाता है। बंद होने के बाद जब पूरा झाड़ है वो एक बार का सूख जाता है। सूख जाने के बाद हमें ऐसा लगा कि हम सब अनसक्सेस हो गए, बराबर। बट उसका कॉन्फिडेंस था, वो भी बहुत झाड़ को प्यार करता था, क्योंकि इतना पेशेंस, इतना काम वही करता है जिसको एक लगता है कि, क्योंकि आदमी को झाड़ उगाना ज्यादा सरल लगता है। बिल्कुल सही। पर नहीं, मैं ये बात चैलेंज से बोल सकता हूँ, मेरे देखते हुए यदि अपन अपने से कोई भी आदमी, मेरी नजर में 100 में एक बहुत बड़ी बात है, 1000 में एक झाड़ की उम्र जाती है 40-50 साल, 70 साल, बराबर। उसको नीचे से पालना पोसना, बच्चों की तरह काम करना। तो इस झाड़ को जब रेड्डी जी और उसकी टीम से पूरा हमने सीखा, तब साधन नहीं थे, हमने जो पट्टे झाड़ उठाने के लिए बनाए, फिर हमारे दिमाग में ये था कि इसको पूरे शहर में दिखाना है, बराबर। तो उसने जब बोला हाइट कम होना चाहिए, हमने पूरी हाइट रखी, कुछ बड़ी डगाएं रख दी। तो इतना लोड लेने के लिए यहाँ पे साधन नहीं थे, लिफ्ट या अपने क्रेन छोटी है, बराबर। कौन सी क्रेन आई, एक भीम और कुछ बड़ी क्रेन है। बाद में हमें लगा कि नहीं ये अपने से जो गलती है उसको सुधारना है, इसलिए पहली बारी कास्टिंग जरूर हमें 150-2 लाख रुपए पर झाड़ की आई थी। बराबर। करीब हमने 10 झाड़ जो है, कास्टिंग बढ़ने के बहुत सारे वो रहे। 2 लाख रुपए एक झाड़ के ट्रांसप्लांट की कास्ट, एक झाड़ 1.5 से 2 लाख रुपए, क्योंकि उस समय इतनी बड़ी क्रेन खंडवा में नहीं है, इंदौर से बुलाई, फिर जो पट्टे थे वो टूटे, परमिशन के लिए हमको एक बार हमने शिफ्ट करने के लिए तैयारी कर ली, पर चूंकि एक बार शिफ्ट करने की तैयारी करने के बाद वापस में जड़ें जब तक आती, बराबर, तब तक हमें परमिशन ही नहीं मिली। मतलब मध्य प्रदेश, हिंदुस्तान तो मुझे नहीं पता, मध्य प्रदेश में ऐसा कोई लॉ नहीं है जिसमें झाड़ शिफ्टिंग की परमिशन दी जाए। झाड़ काटने की परमिशन है जी। उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ा। उस समय के जो भी तत्कालीन अधिकारी थे, उनसे हमने बोला, तो उन्होंने हमको चैलेंज दिया कि पहले आप शिफ्ट करके बताओ, बराबर, उसे सक्सेस करके बताओ। तो मैंने मेरा पूरा प्रोजेक्ट 1 साल डंप करा, वो सक्सेस हुआ, वहां जड़ के पत्ते आए, उसके बाद हमको उस शर्त पे सेकंड परमिशन मिली, बराबर। तब हमने 8 झाड़ वापस शिफ्ट करे। खर्चे इसलिए आए कि हमने वो निकाला, उसके खाद बनाने के, सीखने के, उन लोगों को रहने के। नीचे जब उसका जड़ निकालते हैं तो पूरी जड़ों को भी काटते हैं, उसको फिर बोरे से बांधते हैं। उसके अंदर वहां जब हैदराबाद का था तो पीट का, मतलब नारियल का भूसे से जो खाद बनती है, उससे केमिकल बनते हैं। उन्होंने वहां की चीजें लाए थे, हमने टेस्टिंग करी कि यहाँ जो है, हमने गोबर खाद को प्रेफरेंस दिया, बराबर। जब छाल निकल जाती ना, से अपनी चमड़ी निकलती है, झाड़ सजीव है, तो उसे तकलीफ होती थी कि ये नहीं हो, तो वाकई हमने देखा उसकी भी जब उसके ऊपर लेप लगता है तो कुछ दिनों बाद वो वापस जो है भर जाता है। अच्छा। तो ये सारी प्रोसेस करने के बाद गाजा बाजा टीम पूरे शहर इकट्ठा हुआ, उसको बहाने के रूप में लगा वृक्ष पुनर्जीवन यात्रा, बराबर। वृक्ष मित्रों ने भी आपका साथ दिया। हाँ, ये देखिए, साथ मिल रहा है, दुलार मिल रहा है, तो ये हिम्मत बढ़ रही है, बराबर। बालाजी ग्रुप या रितेश गोयल अकेला सक्षम नहीं है कि मैं सारे काम कर सकूं, बराबर, ये अन्य अन्य क्षेत्रों में कर सकूं। ये पूरा टीम वर्क है, सभी का सपोर्ट मिलता है, उत्साह मिलता है कि संबल इकट्ठा होता है। अब तक कितने प्लांट और कितने साल की उम्र के अपन ने प्लांट किए होंगे? हमने अभी जो अब लोग मानेंगे कि 50 साल की उम्र से ज्यादा वाले, 70, 80, 85, 104 साल की। अंजनी बालाजी में एक झाड़ था वो बहुत, 104 साल सबसे पुराना झाड़, मतलब ऐसा क्योंकि 3 पीढ़ी पुराना है, तो फिक्स तो नहीं बता सकते उसकी। बाकी लगभग 2 पीढ़ी ने बताया कि हमने देखा इसको, हमने इसके नीचे खेले हैं, हमने इसके जीवन यापन करा है, तो ऐसे एक कैलकुलेशन लगाया हमने। तो एवरेज 80, 90, 100 साल के जो झाड़ हैं उनकी संख्या 100 से ऊपर हमारे पास है। वेरी गुड। और 100 से ऊपर साल बढ़ के झाड़
पीपल के झाड़ बहुत घने और बड़े हो जाते हैं। इनको हमने काट के शिफ्ट करा और इसकी सक्सेस रेट 101 झाड़ में से 98 झाड़ जिंदा है, उसी अवस्था में वापस आ चुके थे जहां से हमने काट के ले गए थे। पूरी पत्तियां, उसकी जो शाखाएं आ गई हैं और उसी रूप में आज वापस खिलखिला रहा है, हमको हवा दे रहे हैं। वेरी गुड। अपन बात करते हैं रियल एस्टेट की। तो मैं समझता हूँ कि रियल एस्टेट में आने के बाद खंडवा की दशा और दिशा दोनों को बदला आपने। मतलब एक दौर था जब लोग वादे करते थे कॉलोनाइजर और सब्ज बाग दिखा करके अपना माल बेच करके चले जाते थे, पर आज स्थिति ये है कि पहले आपने डेवलपमेंट किया है, पहले आपने काम करके दिखाया है, आपने क्लब हाउस बना के दिखाया, आपने स्विमिंग पूल बना के दिखाया, और उसके बाद जो है माल बेचने निकलते हैं। और इससे शिकायत ये आ रही है कि कॉलोनाइजर का कास्ट बढ़ रहा है, उसका पेशेंस बढ़ रहा है। आप कैसे कर पाते हैं? देखिए, मेरे कंप्यूटर की बात तो नहीं करूंगा। हाँ। बाकी मेरे अंदर, खुद के अंदर मैंने एक चीज बोली कि सिर्फ एक चलना है, पैसे कमाना है, तो हो सकता है इजी हो पैसे कमाना, बट यदि आपको उसके अंदर कुछ एक ऐसा नया करना है, जहाँ पे बात करें आपने तो बराबर बोला है कि एक समय बाहर के लोग जो आए उन्होंने कॉलोनी काटी, रोड बना दी, चले गए। हमारे दिमाग में इमेजिन था कि हम कैसे बेस्ट। आज भी खंडवा में कई कॉलोनियां ऐसी हैं जिनका माल बिक चुका है, और 20 साल पहले 400 रुपए का भाव था, आज भी 400 रुपए पर रुके हुए हैं। ना बिजली है, ना पानी है, ना सड़क है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप हमारे से बिजनेसमैन की तरह बात करेंगे, हाँ। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब आप एक अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं, आप आपके नाम से बनाते हैं, कुछ समय संघर्ष जरूर लगता है। स्थापित होने में समय लगा हमें 3-4 साल। हमने ऑन फाइनेंस काम करा, बाजार से फाइनेंस लिया, बैंकों से फाइनेंस लिया, और उसको हमने बनाने की कोशिश करी। पर आज उसका रिजल्ट दिखता है, आदमी अच्छा लेना पसंद करता है। खंडवा में जो लोग एक ग्रेड के बाद खंडवा में रुकना पसंद नहीं करते थे, उनकी इमेजिंग में तो खंडवा रहने लायक नहीं है। जब क्लब हाउस तरीके एक कॉलोनी डेवलप हुई, वहाँ जब मकान बने, तो वो लोग भी सेटिस्फाइड हुए कि हाँ, हम लोगों के लेने लायक भी यहाँ पे व्यवस्था है। क्योंकि खंडवा एक, जैसे वो बोलते ना, वहीं के वहीं गली में, मोहल्ले में रास्ता है नहीं है, रह रहे थे, जी रहे थे। बट जब नए तरह का एनवायरनमेंट आया, सारी सुविधाएं मिली, तो लगा कि हमें अच्छी जगह रहना है। और इसका रिटर्न अब ये हुआ है कि हमारे साथ में जो भी है, आप ऑटोमेटिक कंपटीशन बना। हमने नहीं करा, 4 लोग जब अच्छे से अच्छा काम करेंगे, मेरे से अच्छा कोई करेगा, मैं उससे अच्छा करूंगा, तो नो डाउट बिजनेस में उसका रिटर्न मिलता है। और हमने MP लेवल नहीं, इंडिया लेवल के प्रोजेक्ट बनाए। मैं कभी, एक बॉम्बे में मीटिंग थी जहाँ हिंदुस्तान के टॉप 100 लोग, रेमंड्स वाले और गोदरेज, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स थे। जब ये Tier 1 Tier 2 सिटी की बात कर रहे थे, तब मैंने उस समय पूछा कि क्यों Tier 1 Tier 2, छोटे शहरों में क्यों नहीं हो सकती है फैसिलिटी? यहाँ का आदमी रहने इंदौर जा रहा है, यहाँ का आदमी पैसे खर्चा वहाँ कर रहा है, दिमाग हमारे पास है, हर चीज यहाँ पे अवेलेबल है। रहने की व्यवस्था होगी तो कुछ नया, जो दिमाग से सक्षम है वो कुछ नया भी सोचेगा। तो कॉलोनी को हमने लेकर के क्या, दिशा और दशा बदलने की जो आपने बात करी, कि इसको भी हमने महानगरों के रूप में देखा है। और खंडवा वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सारी चीज अवेलेबल है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन बिजली का खंडवा होता है। पानी पूरे हिंदुस्तान को हम पुरा रहे हैं, जमीन हमारे पास है, मौसम है। इस सब चीजों को मिक्स करेंगे तो मैं खंडवा को देखता हूँ कि खंडवा वो दिन दूर नहीं है। हाईवे है, रेलवे के 4 जोन खंडवा में जो है वो मिलते हैं, तो वो दिन दूर नहीं, खंडवा किसी महानगर से कम होगा। जी, आपके ग्रुप का नाम बालाजी ग्रुप है, और आपके प्रोजेक्ट के सारे नाम लगभग बालाजी से मिलते जुलते होते हैं, बालाजी के ऊपर रहते हैं। इसके पीछे क्या सोच? कुछ नहीं, हम लोग बालाजी को मानते थे, वहाँ जाते थे। हमारे जो बिजनेस हैं और हम लोग जो सेवा के जो प्रकल्प करते हैं, तो हम अपने मन से कुछ हिस्सा, जैसा आपका सरकार ने निश्चित करा ना, वो SRS फंड होते ना, इस टाइम मन से निकालते थे कि कुछ जो है वो निकाले। और मेरा सोचा ऐसा था कि बड़े बड़े मंदिरों में तो बहुत दान आता है, तो बालाजी भगवान की वहाँ देने की जगह अपन अपने शहर में उसको अच्छे उपयोग में, शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए, तो उस पर्पज से बालाजी ग्रुप पर आया। जैसे आपने अभी मुझसे कोरोना की और इनकी बात करी है ना, ये तो समय आपने जब देखा बहुत करीब से, मुझे पास से, बोला हम ये लोग, हम शुरू से करते आ रहे हैं और ये पीढ़ियों से हमारा है, तो बालाजी को मानते थे। नाम बालाजी से बालाजी ग्रुप पड़ गया, और
कोई इसका आज तक कोई रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं था। बराबर। आगे सोच है उसके लिए कि उसके उस क्षेत्र में काम करेंगे तो नाम भी वैसे हो गया और उसी से काम चालू हो गया। काम से आपकी कॉलोनियों के नाम बालाजी के नाम पर हैं, और लगभग हर कॉलोनी में एक मंदिर का कॉन्सेप्ट आप जरूर लाते हैं। इसके पीछे क्या सोच, क्या मनसा? एक्चुअली थोड़ा सा क्या हो रहा है कि अभी पहले आप देखते हैं ना, जितने अपने गार्डन थे, बच्चों की खेलने कूदने की जगह थी, फिसल पट्टियां होना चाहिए थी, बरा झूले थे, बैठने की जगह थी, लोगों ने वहां पर पे मंदिर बनाया। तो मेरा थोड़ा सा रहा कि यार किसी भी प्रोजेक्ट में अपने मंदिर हमेशा इंडिविजुअल हो, गार्डन को गार्डन रहे, क्योंकि गार्डन एक अपनी खेलने कूदना की जगह होती है, झाड़ पेड़ पौधों के लिए, सभी चीजों को जो इकट्ठा होके, तो इसलिए कई हमें विरासत में मिले जो पुराने मंदिर में जिनमें लोगों की आस्थाएं थी, बराबर। वहां हमने उसको और जागृत करने की कोशिश करी और पुनर्जीवित करा। जैसे आपने बालाजी धाम का नाम लिया तो पुराने बड़केश्वर हनुमान थे। हाँ, वहाँ हनुमान जी का मंदिर पहले से था। हाँ, और लगभग सब जगह बालाजी बालाजी है, बालाजी हनुमान है यहाँ पे, वहाँ हाँ। तिरुपति में तिरुपति बालाजी है। तिरुपति वाला। तो यहाँ पे कुछ मंदिर जो थे वो बजरंगबली के थे, उनको हमने वापस पुनर्जीवित करा और कोशिश करी कि मैदानों को और खेल की जगहों को अपनी अपनी जगह रहने दी जाए, बराबर। और मंदिर का निर्माण अलग से करें जिससे लोगों की आस्था भी रहे, हमारे पूरे कॉलोनी के लोग वहाँ मीटिंग कर सके, बैठ सकें, बराबर। और भजन कर सकें। इतनी व्यवस्था हमने हर मंदिर में दी की हुई है। एक ओंकारेश्वर में आपका प्रोजेक्ट आ रहा है, बालाजी, श्री कृष्ण बालाजी नगर। खबर है कि वहां पर आप केदारनाथ का हुबहू प्रतिकृति वहां देने जा रहे हैं। मतलब ओंकारेश्वर के ऐसा स्थान होगा आने वाले समय में जहाँ पे 2 ज्योतिर्लिंग हो जाएंगे, ओंकारेश्वर ममलेश्वर तो हैं ही, केदारनाथ को देखने भी लोग आएंगे। उसके बारे में कुछ बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने बोला है ना, हमारी सोच वही है कि जो लोग केदारेश्वर नहीं जा पाते हैं तो क्यों न वहां के मंदिर की प्रतिकृति यहाँ बनाएं, तो लोग उसको देख करके कम से कम वहां का एहसास कर सकें। और वहां पे एक्चुअल वो प्रोजेक्ट हमारा जो है वो एक नया कॉन्सेप्ट है। कुंभ को देखते हुए ओंकारेश्वर की इतनी ज्यादा जो जनसंख्या, पर्यटक या श्रद्धालु जो आ रहे हैं, बराबर। बहुत तेजी से मतलब लगभग 1-1.5 लाख लोग हर शनिवार रविवार पहुंच रहे हैं। हाँ, मतलब ये करीब करीब मैं समझता हूँ 10 गुना जो है वो बड़ा है। तो केदारेश्वर मंदिर की परिकल्पना, वहाँ सेकेंड होम की परिकल्पना, मतलब कुछ अलग सा नया। आपने कॉलोनी की जो बात करी है ना, तो हमारी हर कॉलोनी अपने आप में अलग है। बराबर। हमें ऐसा लगता है कि हमारी कॉलोनी को हमारे यहाँ पे हमारे पर हम ही बीट कर सकते हैं। बराबर। तो इसमें नया बिल्कुल लाया। खंडवा में हमने बालाजी बनाई तो सब कॉलोनी अलग अलग है, नाम सारे एक तरीके हैं, पर कोई हिंदुस्तान की टॉप 20 में है तो कोई एमपी की टॉप 20 में है। बराबर। तो यह भी हमारे मंदिर लाने का कॉन्सेप्ट है कि वहां पे रोजगार बढ़े, पर्यटन क्षेत्र जितना ज्यादा बढ़ेंगे उससे वहां का उतना रोजगार बढ़ेगा। और वहां पे सेकेंड होम लिविंग प्रोजेक्ट है तो आदमी केदारेश्वर घूमेगा, ओंकारेश्वर घूमेगा, और वहां कहीं ना कहीं पर्यटन की अपूर्व संभावना है, उसको बढ़ावा मिलेगा। बराबर है। ये सेकंड होम कॉन्सेप्ट जो है, मतलब विला वाला कॉन्सेप्ट, वो क्या है? सेकेंड होम प्रोजेक्ट, विला प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट है कि जैसे अपन लोग फार्म हाउस बनाते थे पहले कभी, और हम जाके होटलों में रुकते थे, ये मिला जुला ऐसा प्रोजेक्ट आया है कि जो हम लोग जाना, हम फार्म हाउस बना लेते हैं, उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो हमने वहां पे फार्म हाउस बनाएंगे, एज ए विला बनाएंगे, उसको पूरा अप टू डेट करके आपको देंगे। आप आते हैं तो वहाँ क्लब हाउस मिलेगा, पूरी उसको अप टू डेट करके हम रखेंगे। यदि आप नहीं आते हैं तो वहां से आपके अर्निंग के साधन पैदा होंगे, जो वहां पे श्रद्धालु आएंगे, जो लोग अपना खुद का बनाना खाना चाहते हैं, वहां पे जैसे भागवत जी आती है, सावन आता है, लोग 8-8 दिन के, 1-1 महीने की, 20-20 दिन रहते हैं। बराबर। तो उस विला में आप किराए से दे देंगे, उसको हम ही चलाएंगे। उसको चलाने से एक तो आपकी बहुत बड़ी अर्निंग चालू हो जाएगी, रेंटल इनकम जनरेट हो जाएगी। दूसरा हमारा जो हमेशा रहता है कि काम के साथ में एक अपनी भूमिका, तो कुंभ को देखते हुए जो वहां पे एक भूमिका हम निभाएंगे, वहां पे बहुत बड़ी पार्किंग हमने दी है, श्रद्धालुओं को रुकने की व्यवस्था दे दी, खाने पीने रहने की दे दी। रेलवे स्टेशन से ये विद इन द 2 मिनट्स की दूरी पे, वॉकिंग डिस्टेंस, दोनों ओंकारेश्वर और सनावत दोनों का सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे है। हाईवे हमारे वहां से निकल रहा है। तो सेकेंड होम जो है, अभी मैं जब बाहर घूमने जाते तो देख करके आते हैं, मैंने दुबई में कॉन्सेप्ट देखा। जैसे मैं थोड़ा सा डिटेल में इसको बताना चाहूंगा, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। इंदौर में रहने वाले हैं, आईटी के बच्चे हैं, आजकल नए बच्चे शादी करते हैं, मैं भी दोनों कमाते हैं, कॉन्सेप्ट चेंज हुआ।
लेडीज को सिर्फ बोलते थे भाई घर पे काम आपको करना जरूरी है। आज भी कई ग्रस्त लेडीज हैं जो वर्किंग वूमन होने के साथ में घर का भी काम करना पड़ता है। बट ये होम आने से आपको सारी टेंशन खत्म होगी। आप लोग दोनों सुबह गाड़ी में बैठें, आपके काम पे निकल जाएं, आप जब शाम को आएंगे आपका घर पूरा कंप्लीट मिलेगा। एक से जेड जो काम एक लेडीज को करना पड़ता था वो हमारी एक वर्किंग टीम आएगी 5 स्टार लेवल की, वो पूरी करके देगी आपको। सारा भोज सब चीज रेडीमेड मिलेगा। वेरी गुड। तो इससे एक तो रहने का नजरिया चेंज हुआ, जाने आने की व्यवस्था चेंज हुई। इंदौर आसपास डेस्टिनी मैरिज का जो नए साधन बन रहे थे, तो ओंकारेश्वर नया एक मैरिज डेस्टिनी मैरिज का हब बनने जाएगा। तो ये सारी चीजों का मिला जुला जो है वो सेकेंड हम प्रोजेक्ट लिविंग प्रोजेक्ट है। आप अभी कहीं जाएंगे आजकल तो होटल से आदमी दूर जाता है, पूरा एक विला है, 8-10 लोग गए हैं, एक ही कमरे में रह रहे हैं, अपने हाथ से बना रहे हैं, खा रहे हैं, एक आउटिंग शरीक कर रहे हैं। ये कहाँ से बना? और मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी निमाड़ में पहली बार ये लॉन्च हो। हाँ, निमाड़ का पहला है। उसके बाद अभी आ रहे हैं कुछ प्रोजेक्ट, बड़े बड़े ब्रांड भी आ रहे हैं। बट हमारी जो लोकेशन और हमारा जो प्राइस है उससे अभी वो कोसों दूर है। नेशनल हाईवे पर आपने तिरुपति बालाजी भगवान की 81 फीट की मूर्ति का कॉन्सेप्ट लाया है। लगभग वो काम अंतिम चरण में है। बिना किसी सरकारी मदद के, बिना किसी चंदे के, किसी भी प्रकार से अपने अपने बलबूते पे ये इतना बड़ा महंगा प्रोजेक्ट आपने लाया है। इसके पीछे सोच क्या रही? देखिए, एक आस्था बालाजी के नाम से हम जो कुछ हमें कुछ मिल रहा था, उसके साथ में हमारा इच्छा ऐसी थी कि हम खंडवा में जब हमने विस्थापना का दर्द सहा था तो यह चीज भी हमारे मन में थी कि हम कम से कम 400-500 परिवार को कुछ कमाने का जरिया बने, उनको नौकरी दें, काम दें, व्यवसाय दें। तो 81 फुट की परिक्रमा ऐसी है कि हमने पहले उसे 31 फुट कॉलोनी की सोचा था। बराबर। कुछ लोग मानते हैं आज भी कि सिर्फ कॉलोनी के लिए सोचा, हमने इसको हाईवे पे लेके गए। नेशनल हाईवे पर है। नेशनल हाईवे पे लेके जाने का कारण था कि हमने एक डेस्टिनेशन सोचा नया। कुछ हम सोचते हैं, कुछ यदि आपके मन में श्रद्धा है तो ऊपर वाला है वो आपसे कुछ करवाता है, प्रेरणा देता है, सोच बनाता है, हमें माध्यम बनाता है किसी रूप से। तो इस जिले को कुछ एक नए बूस्ट की जिसे बोलते हैं मैंने जरूरत थी है। तो ये 81 फुट की मूर्ति मध्य प्रदेश की नहीं, भारत की नहीं, पूरे एशिया की सबसे बड़ी मूर्ति, सबसे बिगेस्ट मूर्ति। आप कोई भी लोग जो देखना चाहेंगे, आप मोबाइल निकालो, आजकल जीपीटी चैट एआई का जमाना है, हम पूछेंगे एशिया की सबसे बड़ी तिरुपति बालाजी की मूर्ति, तो निकल के आता खंडवा का नाम। बराबर। तो हम ये चाहते थे कि हमारे खंडवा का कहीं नाम हो। बराबर। इस शहर में जब लोग 400-500 लोगों को रोजगार के साथ में जब इतना टूरिस्ट आएगा, बराबर, तो जो लोग ओंकारेश्वर घूमने आएंगे, ओंकारेश्वर महेश्वर के बाद खंडवा दादाजी धूनी वाले की नगरी है। बराबर। यहाँ बहुत सारी कुछ चीजें यहाँ दर्शनीय हैं, उसका हम ऑडिटोरियम बना रहे हैं अभी आगे जाके कि खंडवा में क्या क्या है। 4 कुंड है यहाँ पे देखने लायक हैं, दादाजी मंदिर, भवानी माता मंदिर, बहुत सारे यहाँ पे कुछ चमत्कारिक स्थल हैं जिनको यदि रखरखाव हो जाएगा तो देश और दुनिया से लोग, जो उज्जैन वाला ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर वाला खंडवा, 81 फुट की मूर्ति में हमने वो सारी चीजें डाली है। ऑडिटोरियम बनेगा, साथ में दोनों तरफ हमने लिफ्ट लगाई। आज मैं हूँ, कल नहीं हूँ, तो वहां का खर्चा वहां से चल सके। क्या होता है कि अपने बना दिया, उसको सहेजना, संवारना और आगे तक चलाना, क्योंकि बहुत बड़ा बजट लगेगा इतने बड़े प्रेमाइसेस को चलाने के लिए। दोनों तरफ लिफ्ट है, लिफ्ट से आप ऊपर जाएंगे 81 फुट ऊपर। क्योंकि क्या होता है, आस्था के साथ कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन हो कि नए बच्चे भी बराबर उसके प्रति जा पाए, जुड़े। हाँ, तो वो लोग, आज का जमाना सेल्फी का, फोटो का, हकीकत में मेरे ख्याल से बहुत कम लोग जी रहे हैं। आदमी उतना खुश जगह पे जाके नहीं रहा, तो फोटो खिंचा करके डालता है, उसे कितने लाइक आए, कितने लोगों ने देखा। जो दोस्त साथ में है, वो हंसा कि नहीं हंसा, उसने कमेंट्स दिया कि नहीं, पर वो फेसबुक के कमेंट्स पढ़ता है कि मेरे इंस्टा पे मेरा क्या कमेंट्स आया। खाते के पहले टेस्ट इंस्टा को आना चाहिए। बराबर। तो हमने 81 फुट की मूर्ति वो चीज लाने की कोशिश करी। नए बच्चे आएंगे, वहां पे लिफ्ट से ऊपर जाएंगे, फोटो खिंचाएंगे। नीचे जो मंदिर बना है उसको टीटीडी ट्रस्ट की तरफ से मूर्तियां दी जा रही है। ये हमारी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी। हम लोग जब गए तो वहां बहुत छोटा सा कुछ सेकंड का टाइम दिया था मिलने के लिए। और तिरुपति देवस्थान जो है, तिरुपति जो देवस्थान है वो टीटीडी ट्रस्ट से आता है। वहां जो अधिकारी थे, IAS IPS बैठते हैं। हमने जब गए, हमारी अप्रोच थी मूर्तियां सिर्फ वहां से मिले। बराबर। हम पैसा देने को तैयार थे। बराबर। उन्होंने जब वहां प्रोजेक्ट देखा तो उन्होंने बोला कि बैठिए,
वो कुछ सेकंड को उन्होंने मिनटों में करा कि आप पहले शांति से बैठिए, हम आपको अप्रोच कर रहे थे। हाँ। सोशल मीडिया हम लोग कम चलाते थे, बस 100 उन्होंने हमें बताया कि हम तुम्हें ढूंढ रहे थे, हमने आपको टेक किया है। जब यहाँ श्रीमुख निकला था, तिरुपति बालाजी का श्रीमुख निकला, तो उस मूर्ति के श्रीमुख को इंदौर से खंडवा आने में 3 दिन 3 दिन और एक नाथ लगी थी। इतना बड़ा भव्य स्वागत होता है था। तो पूरी देश में ये थी कि ये कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ा मूर्ति बनने जा रहा है, प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। तो वहां से हमारे को तिरुपति बालाजी ट्रस्ट की तरफ से तिरुपति बालाजी की, लक्ष्मी जी की, और उन्होंने एक सजेशन दिया कि आप पद्मावती टेम्पल ही बना लें, तो यात्रा वहां पूरी हो जाएगी। तिरुपति बालाजी के दर्शन के बाद पद्मावती माता का देखने का एक अपना महत्व है। हाँ। तो हमने पद्मावती जी की भी टेम्पल बना करके उसको पूरा काम्बो बनाया। अब ये जब मूर्तियां वहां से अभिमंत्रित होकर आएगी, और बड़े बड़े संत जो हैं इससे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब आपको लगेगा कि 400-500 लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा। वहां पे व्यापार व्यवसाय के साथ में अन्य क्षेत्र की परिकल्पना है। बागेश्वर धाम जी जो आप आज धीरेन्द्र शास्त्री जी, उन्होंने मुझे उस समय ऑफर दिया था हॉस्पिटल का। तब मैंने बोला गुरुजी अभी हमारी क्षमता के अनुसार जो है, तो उन्होंने वादा किया कि आप एक काम करिए, आप इसकी तैयारी कीजिए, हम एक चैरिटेबल हॉस्पिटल चालू करेंगे। अब उन्होंने बनाया चलो जिसको मोदी जी आए थे, बागेश्वर धाम में बनाया। बागेश्वर धाम में। ऐसे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का भी संकल्प है कि अपन यदि कभी हॉस्पिटल के साथ में अन्य क्षेत्र चलाएं, तो ऐसे बड़े बड़े संत, अभी हम लोग कुंभ में गए थे, तो कुंभ में हमको हरिगिरी जी महाराज जो जूना अखाड़ा के साथ 10 मठों के प्रमुख हैं, सेक्रेटरी पोस्ट पे भी हैं, और बहुत बड़े संत साधु समाज आएगा, बड़े लेवल पर उसका ओपनिंग होगा। तो यहाँ पे जब फुलमालाएं लगेंगी, जब बड़े भक्त पैसे वाले आएंगे, तो मैं प्रैक्टिकल में मेरे ऊपर से लेके चलता हूँ। मैं कहीं जाता हूँ तो संभावना ढूंढता हूँ कि वहाँ क्या क्या संभावना अपने व्यापार की है, या कौन सी चीज अवेलेबल है। तो मुझे कुछ लगता है खंडवा में हर चीज व्यापार के हिसाब से बहुत बहुत अनुकूल परिस्थितियां हैं। तो वो जब आएंगे फाइनेंस से, तो एक तो वहाँ पैसा चढ़ाएंगे, प्लस वो पूरा भ्रमण करेंगे, तो नए व्यापार, नए रोजगार, ये संभावना बढ़ेगी। इसमें ये भी है कि मूर्ति में टॉप पे जाकर के जलाभिषेक भी कर सकेंगे, पुष्पांजलि भी अर्पित कर सकेंगे। जलाभिषेक आप लिफ्ट से ऊपर जाकर के जम गए। जलाभिषेक के लिए हमने नीचे ऐसी 4-5 जगह ऐसी बनाई कि उसको अलग अलग रूप में करें। नीचे से आप बटन दबाएंगे, ऊपर से 81 फुट ऊपर से पानी गिरेगा, मूर्ति का पूरा जलाभिषेक होगा। माला भी आप ऊपर से जाके भी चढ़ा सकते हैं, नीचे भी आप बटन दबाएंगे, ऊपर से माला जाएगी, माला जो है प्रभु की कंठ में जो है जाकर के विराजमान होंगे। उसके अंदर नग लगे हुए हैं जो दिन में सूरज की रोशनी से रिफ्लेक्ट करेंगे, और रात में चंद्रमा जो अपन लाइट मारेंगे फोकस बराबर, उससे रिफ्लेक्ट होंगे। तो ये सभी चीजें जो है उसके प्रति आकर्षण बनाएगी। कब तक पूरा हो जाएगा ये? एक्चुअली देखिए, हमारा लक्ष्य तो जल्दी था, पर कुछ प्रभु की इच्छा के आगे है। तैयारियां चल रही हैं हमारी, हम समय निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द, अब 4 से 6 महीने के अंदर इसकी तारीख निकलना तय है। क्योंकि अब हम एक साथ करेंगे 81 फुट मूर्ति, नीचे जो मूर्तियां बन के आएगी, इनके अलावा 10 अवतार हैं, जय विजय है, गरुड़ है, जो जय स्तंभ बनता है इनका पीतल का, जो मूर्ति का जो झंडा बने आगे बनता है, आगे जो, तो सारी चीजें जो हैं वो एक साथ हो रही है, एक साथ लोकार्पण हो जाएगा। हाँ, और बड़ा आयोजन है। बड़ा आयोजन करने के पीछे हमारा तर्क ये है कि जब एक साथ इतनी भीड़ आएगी, इतने लोग आएंगे, तो इसकी एक माउथ पब्लिसिटी होगी, तो देश ही नहीं और विदेश से भी लोग यहाँ से देखने आए। एक बात यह भी है कि रितेश गोयल पर संत महात्माओं की बहुत दया रहती है, बहुत आशीर्वाद रहता है, क्या है लॉजिक? देखिए, संत जो सही संत हैं, अच्छे साधु हैं, वो भी ढूंढते हैं कि यार कुछ देने वाला किसी के पास कुछ है, तो कुछ देखते होंगे, कुछ करने की भावना मेरे में आपको बताइए, या कुछ होने की, तो ये सभी संत देखते हैं। आप लोग अच्छा काम करेंगे, भगवान के प्रति आपका कुछ रुझान रहेगा, और लोगों के प्रति आपके मन में आस्था है, दया है, तो बिल्कुल संत जो हैं उनका काम ही जो है वो अच्छे लोगों को बढ़ावा देना। यदि उनके आशीर्वाद, मुझे गुरु से मैंने पूछा तो उन्होंने बोला, बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया, वो सच होते दिखा। मैं वापस गया, मैंने गुरुजी अब मैं नहीं ले सकता हूँ। उन्होंने एक शब्द बोले थे कि हम नहीं दे रहे हैं,
ऊपर वाले ने हमें माध्यम बनाया है, बराबर। तो वैसे ही मुझे भी एक माध्यम बनाया कि इन गुरुओं का आशीर्वाद मैं बांट सकूं। आपकी 81 फुट की मूर्ति की एक बात जो विशेषता है, इसे लोग प्रोफेशनल कमर्शियल मानते हैं। मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा कि उसका हमने एक ट्रस्ट अब बनाया है, बालाजी फाउंडेशन बना है। वहां से लागत जब तक लगेगी, जब हम लगाएंगे, उसको बनने के बाद वहां की सारी इनकम उस क्षेत्र के, उस गांव के, फिर हमारे शहर के, और फिर जितना आगे तक जा सकें पढ़ाई लिखाई के काम में, बच्चों के। गुरु जी बोलते हैं, एक दिन बाकी दाम जी बोला अपन वो गोल 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 कुछ खिलाएंगे। मैंने गोल गोल क्या, हम समझ नहीं पाए। फिर उन्होंने बोला इडली इडली। अच्छा। तो जब ऐसे संतों की इच्छा है कि यहाँ पे अन्न क्षेत्र चलेगा, भोजनशाला चलेगी, पढ़ाई के लिए वहाँ व्याजशाला खुलने का मन है, उनका हॉस्पिटल डालने के मन है, तो ये आशीर्वाद मुझ पे है, मतलब आप पे, अपने सभी पे। मैं भी उनसे ही मानता हूँ, मेरे क्षेत्र के लिए, मेरे शहर के लिए। संतों के आशीर्वाद के साथ एक प्रश्न, दिशा चेंज कर रहा हूँ जी। प्रदेश से कद्दावर मंत्री हैं विजय शाह जी। उनसे आपकी केमिस्ट्री बहुत बनती है, क्या है मामला? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि देवी बालाजी नगर जो है उनके बेटे के नाम पे दिव्यादित्य शाह के नाम पर। देखिए, मेरे एक मित्र है मृणाल, हाँ। उनकी बेटी का नाम दिव्या, अच्छा। और मंत्री जी के बेटे का नाम भी दिव्या दत्त शाह है। हाँ। ठीक है। हाँ। बाय योग है। हाँ। और बनने की जहां तक बात है, वो भी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो जनता के लिए सोचते हैं। बराबर। और देखिए, व्यापार है, वो भी मंत्री हैं, नेता है, नेता का भी व्यापार है, वो रोजगार है उनका, ठीक है। बट सेवा की भावना दोनों में होती है, चाहे राजनेता हो चाहे व्यापारी हो। यदि उसको दोनों को लेके चल रहा है तो वो एक समन्वय अच्छा रहता है। तो उनके क्षेत्र में जाकर के जब मैंने देखा, मेरे क्षेत्र से हैं, मैं कॉलेज टाइम से उन्हें जानता हूँ बहुत अच्छे से, मेरे बड़े भाई हैं, एक दूसरे से पारिवारिक माहौल है हमारा, पर काम करने का नेचर भी मायने रखता है। बराबर। उनके यहाँ पे, जहाँ पे 10 गाड़ियां नहीं है, हम एक बार गांव में गए थे, ढाना करके गांव है, वहाँ मुश्किल से 4 घर है, 4, उसके लिए भी वो चौड़ी सड़कें हैं। हाँ। वहाँ बिजली है, वहाँ पानी है। हाँ। उसे देख के लगता है कि अपन कहीं ना कहीं पीछे हैं। बराबर। तो यदि उनमें एक अच्छी शक्ति है, एक बोलने से उनको देख के मुझे एनर्जी मिलती है, उनको मेरे पास आके सुकून मिलता है, तो ऐसी दोस्ती होना चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि ऐसी मित्रता, ऐसी दोस्ती की मिसाल बनना चाहिए कि हम लोग आपस में मिलकर, यदि उनका सपोर्ट मुझे मिले तो मैं एक अच्छा व्यापारी बन सकूं, अपने शहर के लिए कुछ आगे बढ़ सकूं। और हर व्यापारी को, हर नेता को एक दूसरे का साथ, क्योंकि एक दूसरे के पूरक है, और उनका नाम विजय है, उनका काम अच्छा है, इसलिए वो अजय हैं। बराबर। और रितेश गोयल का साथ है उनके, तो मुझे खुशी है कि ऐसे बड़े भाई जो हैं जो मेरे साथ हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के बहुत करीब है, क्या कहना है? देखिए, जो पीढ़ी हमने देखी थी, उसके पहले की जो समस्याएं थी, जो व्यवस्थाएं थी, प्रदेश की लेकर के देखते थे, तो काफी पिछड़ापन था। तो नो डाउट मेरी पीढ़ी के जो भी बच्चे आए, जो युवा आए, जिसके कारण से बीजेपी आज बीजेपी देखा तो युवाओं की पार्टी बन के खड़ी हुई। तो पहली पसंद व्यापारी की, सबकी एक तकलीफ जो भी, और समय था बदलने का, था, आई बीजेपी में। बट करीबी से जो आप लोग बहुत एक करीबी मानते हैं, तो बीजेपी से नहीं, मैं एक व्यापारी हूँ विशुद्ध, और मेरी उस हर व्यक्ति से आशा रहेगी कि आपने एक प्रश्न छेड़ा ना कि बीजेपी के लिए, तो एक आशा रहेगी। ज्ञानेश्वर पाटिल के करीब है, उषा ठाकुर के करीब है, कैलाश जी के करीब है, ऐसी करीबी कांग्रेसियों के प्रति नहीं दिखती अब। नहीं, देखिए, आप लोकल में नारायण पटेल का नाम लीजिए, जब वो कांग्रेस में थे तो मैंने खुल के उनके लिए प्रचार किया था। श्याम यादव मेरे भाई हैं बड़े, हर सुध में आप ले सकते हैं, जब सारे मंत्री मेरे सामने थे तब मैं श्याम यादव के साथ था। तो आप वो चीजें भी निकालिए, ठीक है। आपने बोल दिया बीजेपी, आज बीजेपी फार्म में है, और मैं बोलूं बीजेपी करीब हूं, तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहूंगा, कोई ऐसा चेहरा आए। और एक्चुअल क्या होता है, आज यहाँ का जो पार्षद, पंच, सरपंच, महापौर, विधायक, सांसद, मंत्री, सब भाजपा के, तो पूरी बीजेपी है। तो हो सकता है एक दूसरे से लिंक हो, शायद मोदी बोलते हैं ना वो डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, तो यहाँ तो 5-5 इंजन सरकार है। तो हो सकता है उसके लिए मेरे मन में एक साफनेस हो कि ये 5 इंजन सरकार पूरे पूरे भागे, पूरे मध्य प्रदेश में ये रिकॉर्ड शायद सिर्फ खंडवा कमाता जिला, आप एक बार सर्च करना, पूरा पूरा प्रदेश और देश की बात करें तो खंडवा इस मामले में सबसे आगे है। बिल्कुल। तो मेरा मन भी करता है, मेरे शरीर के लोग यहाँ पे हैं, जब भी तो बीजेपी आके ये आपके
कांग्रेस गवर्नमेंट के दौरान, कमलनाथ सरकार के दौरान आपके मकान पे बुलडोजर चला था जी। क्या ये कांग्रेस की खुन्नस थी आपके प्रति, क्योंकि आप बीजेपी पर्सन है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। एक लेवल पे जाने के बाद देखिए क्या होता है, आप जब किसी बड़े लेवल पे किसी का सपोर्ट करते हैं, तो ये सिर्फ़ कई ऐसे स्टेट थे, जब पार्टी बदलती थी, सरकार बदलती थी, सीएम को उठा के ले आया जाता था। बराबर। तो मध्य प्रदेश में प्रक्रिया चालू हुई कि क्यों ना टारगेट किया जाए, और टारगेट में व्यापारी एक जो है वो साफ टारगेट होता है बराबर कि इन पे कार्रवाई होने पे हो सकता है कि कुछ नहीं, क्योंकि ना मेरे पास आज तक कोई पोस्ट है, ना मैंने कभी किसी डायरेक्ट किसी का कोई मैंने आस्था छेपे, पर ठीक है, उन्होंने माना बीजेपी सपोर्टर है, उन्होंने मुझे कोशिश डैमेज की करी होगी, बट मैं उन लोगों का धन्यवाद दूंगा कि शायद मुझे इस प्रदेश में अब नाम से पहचाना जाने लगा है और निखर के सामने आ गया। हाँ, कि रितेश गोयल शख्स है, यदि वो सोचते हैं मैं बीजेपी का कुछ कर सकता था, बट उसके बाद में एहसास हुआ, और हमारी जब बातचीत हुई, जब उन्हीं के पार्टी के कई नेताओं ने बताया, उन्हें कई विधायक सांसद ने, कि ऐसा नहीं है, लोकल का समावेश है, परिवेश है, आप लोग जब रहेंगे, आपका समय आएगा तो हम आपके साथ भी रहेंगे। बराबर। तो ठीक है, आते हैं कई लम्हे सब। क्या कभी भविष्य में उम्मीद है कि रितेश गोयल राजनीति में आएंगे? मुझे ऐसा लगता है आपके क्वेश्चन से कि क्या राजनीति में आकर के ही आदमी सेवा कर सकता है? नाम, ये सवाल मेरा नहीं है, बहुत सारे राजनेताओं को दुगदुगी लगी रहती है कि इतना। देखिए, नाम तो है, रितेश गोयल ब्रांड है, हाँ जीना मेरा एक स्टाइल है जीने की। हाँ स्टाइल ये कि सिर्फ नेचुरल जीना है, बट अब वो बोलते ना कि किसी की हंसी भी आधा बन जाए तो क्या कर। गलती मेरी नहीं है, तो देखने वालों का नजरिया है अपना अपना। और आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मैं एक प्रॉमिस करूंगा कि मुझे संभावना लगती है व्यापार के में, मुझे संभावना लगती है कि देने के लिए अपने पास बहुत बड़ी अभी फील्ड है, और समन्वय रहे नेताओं से, जो भी पार्टी यहाँ रहे, बट कभी भी मेरा मन राजनीति में जाने का नहीं है। उसका एक रीजन, मेरे फादर को पसंद नहीं है राजनीति, पहले थी, मेरे दादाजी कभी बहुत बड़े अच्छे नेता थे, ऐसे इंदिरा गांधी हमारे यहाँ जो है, जब डैम का ओपनिंग हुआ था तब आई थी, बट ठीक है, मुझे मेरे प्रति, घर के प्रति एक लगाव है, कि स्नेह है, परिवार के प्रति है, दोस्तों के प्रति है, शहर के प्रति है, तो वो लगाव मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीति में जाने के बाद उनका टाइम भी कम कम होगा। हो जाए, मतलब राजनीति करने वाले इस बात को लेकर के संतुष्ट हो जाएं कि रितेश गोयल से कोई डर नहीं, वो राजनीति में नहीं आएंगे। नहीं, ऐसा डर तो होना भी नहीं चाहिए, बट हाँ, उनको डर होना चाहिए जो शहर के लिए काम नहीं करें, पद पे आने के बाद जो है, उनको डर बना रहना चाहिए कि आ सकते, नहीं आने का नहीं, उनके जाने का, उनके जाए। हाँ, यदि कोई किसी पोस्ट पे बैठा है तो मेरे आवाज हमें बनेगी कि आप लोग अच्छा काम करें, ऑप्शन क्यों पैदा करेंगे, आप अच्छा काम करें कभी ऑप्शन आएगा ही नहीं। एक नितांत निजी प्रश्न जो अक्सर चर्चाओं में आता है, रितेश गोयल का आईपीएल के सट्टों से बहुत नजदीकी संबंध रहा है किसी जमाने पे, कितना सच है? ये मिथक है, अफवाह है, जी, या हकीकत? आप रामायण पढ़ते हैं? जी। क्यों पढ़ते हैं? रामायण हिस्ट्री पर किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि। उनका जीवन क्या था? आज महात्मा बोल रहे हैं ना आप? हाँ, बोल रहे हैं ना, महर्षि वाल्मीकि। तो कर्म यदि कोई आज जो कर रहा है, हाँ, यदि आपको उसको अच्छा लगता है देखना, तो आप उसको प्रसारित करें। आप यदि मुझे आज एक युवा आइकन मानते हैं, आप एक मुझे अच्छे रूप में देखना चाहते हैं, तो जो मैं आज कर रहा हूँ, पुराना इतिहास यदि आपको दिखा करके लगता है कोई कैरेक्टर क्रिएट होगा, बराबर, तो निसंकोच मैं उस बात पे पूरी आपसे खुल के बात कर सकता हूँ। बराबर। पर जिंदगी में कई मोड़ ऐसे आते हैं जहाँ के आपके डिसीजन होते हैं, आपकी लाइफ स्टाइल होती है, आपकी पर्सनल लाइफ स्टाइल है बहुत सारी, और मुझे ऐसा लगा कि मेरे कई लोगों का सोच है कि लोगों को ये मतलब नहीं कि आपकी पर्सनल लाइफ स्टाइल क्या, आप लोगों के लिए क्या कर रहे हो, उनको उससे मतलब है। बराबर। तो कई जीवन के मोड़ हैं, कई चेंज हैं, और मैं अपने आप में भी उन्हीं को आदर्श मानता हूँ जो आज अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। बराबर। यदि हर किसी के लाइफ के किसी क्षण को निकाल करके सोचा जाएगा, तो ठीक है, इंसान है अपन सब, मेरे ख्याल से कभी कमी रहे तो भगवान बन जाएंगे, भगवान बन जाएंगे। आपके भी कई मोड़ ऐसे आते हैं जहां आप लोगों के बारे में कहा जाता है कि आज चौथा स्तंभ जो देश के लिए काम कर रहा है, वो कहीं ना कहीं जो दिखाना है वही दिखा रहा है, जो नहीं दिखाना वो नहीं दिखा रहा है। तो ठीक है मनीष जी, आपके शरीर के कुछ अच्छे लोग हैं जो पसंद करते कुछ दिखा के
बराबर। और कुछ न दिखाने के लिए भी कुछ करते हैं, मतलब आप समझ रहे हो मेरी भाषा। आप तो हमारे पे आ गए। नहीं नहीं नहीं, ये मैंने बोला सिस्टम है, सिस्टम के हिसाब से चलने की व्यवस्था जो है। बहुत सारे लोग रितेश को शोमैन बोलते हैं। कभी आप नवरात्रि के गरबे कराते हैं, कभी मकर संक्रांति का पतंग महोत्सव कराते हैं, कभी देश गांव छेगांव में जाके गम्मत कराते हैं। सांस्कृतिक सरोवर को संजो के रखने की ये सोच की ललक, ये पिपासा कहाँ से आती है? देखिए एक बात सुनिए, आप आपके शौक जिंदा रहो, बराबर। सब चीजें मन से होंगी। हाँ। ये सारी चीजें शौक की है। हम्म। आप जब बनावटी दिखावटी जिंदगी जीने जाओगे ना, तो ये सब चीजें ऑटोमेटिक हटेंगी। बराबर। पहले गरमा पांडालों में होता था, हाँ। फिर बड़े शहरों में गया। हाँ। तो क्यों हम हमारे, जब हमने कॉलोनी की बात करी कि हम लोगों को लाना चाहते हैं, तो क्यों हमारे अच्छे से गरबा नहीं हो सकता कि वो गरबे हमारे बच्चे यहीं खेले। बराबर। आपने गम्मत की बात करी, निमाड़ी कल्चर है, एक लाफ्टर शो है। हाँ। और वो ऐसा लाफ्टर शो है जिसको देखने के बाद समझना और गुदगुदाना। हजारों लोग देखने के लिए रात को 2 बजे तक बैठते हैं। हाँ, 2 बजे बंद कराने के लिए मुझे उपस्थित होना पड़ता है। हाँ। यदि मैं वहां पे न रहूं तो ये स्थिति बच जाती है कि 4 बजे 5 बजे भी लोग घर जाना नहीं पसंद करते हैं। बराबर। तो आप जिनके साथ हैं उनसे मिलके देखिए, उनके साथ में गरबा आया, नए बच्चे बच्चियां, खंडवा में एक जगह नहीं है कि कहीं बाहर निकल सके। वो एक सीजन रहता है 1 साल तक, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसको भी कई लोग अपने अपने नजर से देखते हैं। मैं मेरी नजर बताऊं तो एक योगा है। 1 महीने 1.5 महीने तक उसको डांस की रिहर्सल प्रैक्टिस करना, बच्चों को तैयार होना, फिर जाना, अपने आप को माइंड प्रिपेयर करना, और ड्रेसों की दुकान, व्यवसाय सब चीजें जो है वो सब ऑटोमेटिक होती गई, जुड़ते जाती है। तो चाहे गरबा हो, चाहे हमारा पतंग उत्सव हो, चाहे गम्मत हो, ये सारी संस्कृतियां जो है ना, एक्चुअल हमारा धर्म जो है वो प्रैक्टिकल है। ये हमने कुछ कुछ बाहर के जो उठा लिए ना, नया साल, कुछ कुछ जो वो है, तो हमारे यहाँ था डांस है, मस्ती है, कल्चर है, सब मिलेंगे, इकट्ठा होंगे, एंजॉय करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरा एंजॉय कर रहा हूँ और मेरे एंजॉय में सब शामिल हो रहे हैं, बराबर। तो ये शहर का एंजॉय बन रहा है। लोग आपकी दोस्ती की मिसाल देते हैं। आपके मंत्री भी दोस्त हैं और एक बहुत लेमैन भी आपका मित्र है, और ये भी बोलते हैं कि आपने एक ऐसा व्यापार भी किया था कि एक दोस्त के साथ कि मुनाफा हुआ तो तेरा और नुकसान हुआ था मेरा। तो ये दोस्ती निभाने की परंपरा, और देखिए तीनों चीजें आपने लाए हैं, पूरी इसमें कहानी हो चुकी है कि हम हरसू से देने की भावना, फिर हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, 3 पीढ़ी। मतलब मेरे पिताजी ने भी कभी अपने दोस्त को जो है पूरा हिंदुस्तान उस समय फ्लाइट से घुमाया। आज से 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो जीन्स आते हैं कि अपन कुछ करें। बराबर। फिर मेरी एक पर्सनल कहानी है। हम काली माचा के पानी में कभी 7th क्लास में 8th क्लास में नहाने गए थे, तो मैं डूब गया था। डूबते डूबते मेरे उन दोस्तों ने बजाया, किसी को तैरते आता, किसी को नहीं तैरते आता था। तो वो मन में भावना और प्रबल हुई। वहां मेरा कोई बहुत एक पर्सनल रिलेटिव था जो देख रहा था, तो दोस्तों में वो जज्बा था जिन्होंने मेरी जिंदगी दी है। बराबर। और ये बहुत मार्मिक किस्से आपने मुझसे आज ऐसी ऐसी चीजें पूछी हैं जो शायद जग जाहिर नहीं थी। बराबर। पर जिसने मुझे जिंदगी दी वो एक दोस्त था। बराबर। उसने कुछ सोचा नहीं था, तो यदि मेरे पास कुछ है और मेरे दोस्तों के काम आए, और उस दोस्त के लिए जो मेरे लिए सोचता है, तो बहुत अच्छा होगा। आप लोग भी अपनी दोस्ती ऐसी बनाएंगे, शायद खुशियां, हंसी, अपने दर्द, अपना संबल, वो आजकल, क्योंकि परिवार तो आप देखेंगे तो एक बच्चा एक बच्ची है, तो भाई चाचा काका सब चले गए, खत्म हो गए। पर एकदम तुम दोस्त तो ऐसा रिश्ता है अपन वापस बना सकते हैं। किसी को भैया बोल के, किसी को चाचा बोल के, दोस्त किसी भी रूप में दोस्त रहता है। जैसे आपने अपने सारे प्रोजेक्ट में खंडवा के स्थानीय लोगों को रोजगार दिया है, उन पे भरोसा जताया है, चाहे आर्किटेक्ट हो, इंजीनियर हो, मैनेजर हो, मार्केटिंग की टीम हो। आपका हमेशा प्रयास रहा है कि खंडवा के लोगों को पहली प्राथमिकता दो। क्या लॉजिक, क्या सोच है इसके पीछे? देखिए खंडवा में प्रतिभा की कमी नहीं है। उनके साथ में कुछ लोग मेरे पारिवारिक जुड़े हुए थे, कुछ लोग रेफरेंस से आए थे, और उनमें वो प्रतिभा थी। कुछ प्रभु की देन है, कुछ गॉड गिफ्ट बोलेंगे ना इसको, आप अपन देख के समझ सकते हैं। हो सकता है कुछ प्रयास उनको करना पड़ा, मुझे मेहनत एक्स्ट्रा करना पड़ी, पर रिजल्ट आप देख रहे हैं। और जो लोग हमारे से स्टार्ट हुए थे जिस लेवल पे, और वो जब बाहर जा रहे हैं, मेरा आर्किटेक्ट आज पेन इंडिया काम कर रहा है। बराबर।
तो यहाँ पे प्रतिभा है और हमें कहीं ना कहीं उन्हें सपोर्ट देंगे नहीं, उन्हें स्थान नहीं मिलेगा, तो फिर हर युवा शहरों की तरफ भागेगा। उनमें क्षमता थी, हमने उनको उस लेवल का काम दिया, आज हम भी सक्सेस हैं और वो लोग भी सक्सेस हैं। कुछ कुछ हो सकता है स्टार्टिंग में तालमेल में, बजट में हुई, बट हाँ, आज दिल में संतुष्टि है कि इतनी बड़ी टीम है और टीम युवा टीम है और लोकल की है, जिनको आप रोजगार दे पा रहे हैं। हाँ, अच्छा काम कर रही है। एक ग्रेन का कारोबार रहा, इंडस्ट्री रही, वहां से रियल एस्टेट रहा, फिर आपने एजुकेशन सेगमेंट में भी कदम उठाया, एंजल प्लैनेट के रूप में आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं। भविष्य की क्या योजना है इस मामले में? एक्चुअली में शिक्षा के क्षेत्र में जाने का उद्देश्य था कि हम बालाजी ग्रुप जो काम कर रहे थे पर्सनल लेवल पे, टीम लेवल पे, तो जो ऐसे नीडेड बच्चे थे जिसको हम इनडायरेक्टली सपोर्ट देते थे, एंजल्स प्लैनेट स्कूल में आज मेरे पास में 5 नेशनल लेवल के बच्चे हैं, नेशनल खेलने वाले, और 12 से 15 बच्चे स्टेट खेलते हैं। तो हम लोग हर खेल में इन्वॉल्व थे। मुझे अच्छा लगता है एक मैदान पे जब खिलाड़ी खेलता है तो देख के भी उत्साह आता है, और मैं खुद भी जो है हर स्पोर्ट्स को पसंद करता हूँ। मेरी लाइफ स्टाइल में कुछ चीज़ें हैं जो अपन मुझसे बात करेंगे। अभी अपन एंजल्स प्लैनेट स्कूल की बात करें तो हमने हमारे स्कूल के डाला है 90% से ऊपर आने वाले 5 बच्चे स्कूल में जो टॉप आएंगे क्लास में, उनको हम प्रमोट करते हैं, हमारी तरफ से सारी व्यवस्था देते हैं, ट्यूशन फीस से हर व्यवस्था। फिर कई बच्चे ग्रामीण के या छोटे स्तर में, जिसको अपन भाषा में बोलते हैं ना कि जिसके पास प्रतिभा है, जिसके पास दांत है, उसके खाने को नहीं है, तो आज स्पोर्ट्स बहुत महंगा हो गया है, चाहे वो कुश्ती का क्षेत्र हो, चाहे दंगल का हो, सब्स्टिट्यूट से लेके हर चीज। तो हमने दोनों जगह कॉम्बिनेशन बिठाया, स्कूल चालू करी, उसके माध्यम से जो बच्चे स्टेट लेवल पे खेलते हैं, इंडिया लेवल पे जाते हैं, उनको हम पढ़ाई की व्यवस्था, उनके परीक्षाओं के आगे पीछे की व्यवस्था, आने जाने की सारी प्रमोशन हम देते हैं। ये एक सेटिस्फेक्शन हुआ, उससे कंपटीशन की भावना बढ़ेगी, बच्चों में और ज्यादा उत्साह आएगा। बराबर। हमने हमारे स्कूल में पुल बनाया है कि बच्चे स्विमिंग में आगे निकल सकें। और जो इस लेवल के बच्चे हैं, तो हमने जो आपने अभी कॉलोनी की बात करी थी, कॉलोनी में भी जो बच्चे नया है, जो क्षेत्र प्रतिभा का इधर है उधर ही वो है। मेरे पास अभी करीब करीब मेरी टीम में 30 से 32 स्पोर्ट्स खेलने वाले टॉप, चाहे वो कुश्ती का हो, बॉडी में, मतलब बॉडी बिल्डिंग में मुझे कई जगह कुछ पोस्टें दी है, इसे खेल के जुड़े हुए कारण से, जिसने एमपी खेला, तो मैंने मेरा क्लब हाउस में एक जिम बनाया, जिम बना हुआ है। किसी कारण से बोले तू जिम संभाल, तू क्या वर्क कर सकता है, तू इंडिपेंडेंट हो। तो मेरा स्कूल के क्षेत्र में भी यही प्रयास रहा कि वहां पे अपन बच्चों जो हैं उनको अपन कैसे प्रमोट कर सकेंगे, अपन सेवा कैसी कर सकें, और नो डाउट इस क्षेत्र में रिटर्न तो आता है, अपन अच्छा काम कर रहे हैं तो रिटर्न की नहीं है कमी, बट मेरा लक्ष्य हमारा जो है, और मेरे साथ वहाँ पे पार्टनर्स हैं, मैं आपको इसके लिए बता दूं कि रितेश गोयल एक चेहरा है, बराबर। बल्कि मेरे सारे रितेश गोयल ब्रांड है, ब्रांड तो आप लोगों ने बना दिया, ठीक है, अपन बात करते हैं सिर्फ, बाकी साथ में सारे पार्टनर्स हैं, मेरे से बड़े भी हैं, मेरे से छोटे भी हैं, वैसे स्कूल में भी हैं, बट अच्छा काम होता है, नई प्रतिभाएं आती हैं, अच्छे टीचर्स आते हैं, और हमारे यहाँ पढ़ाई के क्षेत्र में भी जो जाने वाले हैं, अभी कई कंपटीशन हमारे बच्चे जो भाग लेते हैं जब, और वो जब बहुत अच्छा कुछ करके आते हैं, तो मन में अपने भी कुछ लगता है कि हाँ हमने सुकून महसूस। हाँ सुनो सर, तो हम शिक्षा के क्षेत्र में जो गए, अलग अलग क्षेत्रों में जाने का उद्देश्य, हर क्षेत्र का एक अलग उद्देश्य है। जिसको हम आपकी इस पूरी यात्रा, पूरी जर्नी में आप किसको क्रेडिट देते हैं, श्रेय किसको देते हैं? कौन आपके सहयोगी हैं, किनका आपको आशीर्वाद मिला, किनका स्नेह मिला? और आपके प्रोजेक्ट के कुछ 5 पांडव हैं, बड़े प्रसिद्ध हैं, उनके बारे में थोड़ा सा। नाम आप लोग अच्छा रखते हैं, कहीं ना कहीं जो है क्या एक खबर रहती है लगभग, हाँ, और आप पब्लिक का माध्यम है, तो जो है देखिए, सबसे पहला जो प्रेरणा मिलती है, मेरा, आप जब पैदा होने के बाद आपकी माँ, मतलब आपकी गुरु, आपकी माता के रूप में, आपके मार्गदर्शक के रूप में, उसके बाद बारी आती है पिताजी की। तो मेरे ख्याल से मेरे जीवन में मेरे पिताजी मेरे गुरु भी हैं, मेरे आदर्श भी हैं, और उन्होंने 68 में फैक्ट्री डाली, तो नो डाउट लोग समझते हैं, आज जो आपने पूछा कई बीच में जो चीज़ें देखने को नहीं मिलती है, वो पैदाइशी गुण है, उद्योग धंधे
व्यापार, व्यवसाय, रोजगार, ये सब जो चीज़ें हैं, तो मेरे पिताजी मेरे गुरु भी रहे, मेरे आदर्श भी हैं। और मेरी माँ ने उस घर का बहुत अच्छे से मुझे सुदृढ़ता दी। कई हम लोगों ने अप डाउन जब देखे तो घर पे उन्होंने संबल दिया। बड़े होने के साथ साथ भी मेरे दादाजी, वो एक अच्छे प्रखर वक्ता भी थे, राजनेता भी रहे कुछ समय के लिए, और बहुत अच्छे उद्यमी रहे। हमने हरसूद, खार, खालवा, गुड़ी, शेखपुरा, उस जमाने में फैक्ट्री डाली जब फैक्ट्री डाला बहुत बड़ी बात होती, बड़ी बात। तो इनसे साथ में जब हम चले तो यात्रा में मेरे दादाजी, फिर मेरे पिताजी, माता, मेरी शादी जब हुई तो आपकी ससुराल मिर्जापुर की है, मिर्जापुर की है। वो जो फिल्मों में मिर्जापुर दिखा था। क्योंकि क्या है, मिर्जापुर का नाम दोनों तरह से, दहशत और डर तो जरूरी है, बराबर। और वो चाहे घरवाली का हो चाहे अपना टेलर हो, ये तो होना चाहिए। तो छोटा ब्रदर है हाँ। जो मेरे पूरे कंधे से कंधा लगे। योगेश में वो हर चीज होती है जो एक भाई के रूप में वो पूरी कर सकता है। बराबर। इसलिए मैं इतना आजाद, इतना स्वच्छ मस्त जिंदगी जीना, व्यापार व्यवसाय को बढ़ाना। मेरी सिस्टर है, उसने बकायदा समय समय पे मुझे बचपन में मारा भी। शायद मिट्टी मार मैंने मम्मी पापा से नहीं खाई जितनी मेरी आपसे बड़ी है। हाँ, मेरे से बड़ी है। और बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, मुझे मजबूत किया मार मार के बचपन में। जो मैं बड़ा हुआ तब तक उसने शिक्षा के लिए हमेशा लड़ाई की, तू पढ़ाई कर। व्यवसाय पिताजी से मदद है, शिक्षा उन्होंने समझाई, कुछ बारीकियां जीवन के लिए माने लेके चली। तो ये पूरी जो साथ में चलते गया। फिर साथ में जो हमारे हरसुद के मित्र लोग थे, बड़ी अच्छी हमारा ग्रुप था। समय आगे बढ़ा, जब हम हरसुद से आगे निकले तब तक दीदी की जबलपुर है। छोटे ब्रदर, हम बिजनेस तो करते हैं अपना अपना, पर पूरा मेरे बिजनेस का बैक सपोर्ट जो है वो करते हैं। इसी तरह से आज हम देखें तो मेरे सारे पार्टनरों में बहुत से पार्टनर हैं जो बेसिक मेरे साथ चालू हुए थे, अब वो जीरो से चालू हुए, तो वो पार्टनरशिप में अपना सब कुछ यहाँ पे संभालते हैं। यहाँ पे रवि अग्रवाल करके हैं, अंकित भाई हैं, अखिलेश गुप्ता जी हैं जो सीनियर इंजीनियर हैं। तो इन सबका कॉम्बिनेशन मुकेश अग्रवाल है जो अब मैं खंडवा आया हूँ तब से मेरे साथ में है। कई नाम ऐसे हैं जो मतलब जुड़ने के बाद हमेशा साथ में रहे। तो अप डाउन सब चीजें जो हैं, आपने 5 पांडवों की बात करी, तो वो ऐसे खिलाड़ी है मेरी टीम के जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। कौन बने? जैसे आप आज नाम लेंगे तो सबसे बड़े उसमें जो है मेरे साथ में रहने में, सबसे पहले पिंकू अग्रवाल है, रोहित सेठी है, अर्पित पुरी है, उसके बाद है सुनील मालवी है, और अशोक भाई हैं जो अभी राइस सर्बिल वासा है। सब अपने अपने क्षेत्र के अनोखे प्लेयर हैं और सब मजे कामों में मेरा उन्होंने मुझे समझने की कोशिश करी। मेरे पार्टनर यहाँ पे हैं, ऐसी मेरे पार्टनर इंदौर भी हैं। जैसा ये लोग आज काम कर रहे हैं वैसा क्रम मेरा सुनील रहा है, दद्दू, तो सुनील गोस्वामी ने मेरे साथ रहा, मनोज टाक जो है, मुकेश दादा जो चारवा से आए। ऐसी बहुत बड़ी टीम है जो कहीं ना कहीं सेटल होते चले गई। आज भी सब जो पार्टनर बने थे, जो दोस्त हैं, वो शुरू से साथ में हैं। जो जुड़ा मुझसे वो आज तक जुड़ता गया। वो कहे ना, आपने बोला कभी कि मैं चलता गया, कारवा बढ़ता गया, तो सभी के साथ में लेने की भावना मैंने उनको आगे करने की कोशिश की। तो मैं खुद तो अपने आप होना ही है, जब वो आगे बढ़ेंगे तो मेरा आगे बढ़ना तय है। तो बहुत मजबूत टीम है। कई ऐसे नींव के पत्थर हैं जो हो सकता है इतनी बड़ी लिस्ट में मैं नाम उनका न ले पाऊं, पर हकीकत में मेरे बढ़ने में यदि इन सब का, माँ बाप का, परिवार का जो है, बड़ों का आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर, तो छोटों का प्यार और स्नेह भी उसी तरह से मिलता रहा मेरा, तब आज रितेश गोयल बन पाया। क्योंकि कई लोग मेरी जिंदगी को फक्कड़ से भी मानते हैं, बाकी मेरी सोच में नहीं था कि मैं कहाँ हूँ और कल मुझे कहाँ पहुँचना है। क्योंकि कई बार लाइफ में ऐसे डिसीजन हो जाते हैं कि जहाँ बहुत ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत ना हो, तो ये सब चीज़ें भूमिका काम करती हैं। एक मेरे मित्र हैं बिज्जू महाराज, उनके बारे में तो क्या ही कहूँ कि जिन्होंने जिंदगी में शादी नहीं करी, सिर्फ मेरी दोस्ती के लिए या मेरे साथ के लिए। हरसूद के महाराज, हरसूद के हैं। हाँ। और 24 आवर्स जो है, जिसको बोलते सिर्फ सोने के समय जो है, वो पेहरा बन के हमेशा मेरी जिंदगी साया किसी समय साथ रहे। तो ऐसे कई नाम हैं, कई लोग हैं। खासकर परिवार तो परिवार है
जिससे संबल मिलता है, आदर्श मिलता है। कई परिवारजन के साथ समाजजन भी हैं जो समय समय पे जिन्होंने मुझे सपोर्ट करा मेरा, और आपके सरी के भाई लोग जो मुझे दिखाना और सुनाना पसंद करने लगे हैं, तो अब और करीब से जो है वो संख्या बढ़ती जा रही है। तो मैं चाहता हूँ ये सब मिल करके काम करें। तो और रही बात मेरी, आपने मिर्जापुर की बात करी, हाँ। एक दहशत वाला शहर, एक फिल्म बनी थी उसके ऊपर, गैंगस्टर मिर्जापुर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा मिर्जापुर का ससुराल का जो है वो बड़ा मजबूत जो है। हकीकत में मेरे ससुर जो थे वो एक दबंग जो थे, और मेरे चाचा ससुर जो है मुलायम सिंह के साथ रहे पूरी जिंदगी। जैसा फिल्मों में दिखता है वैसे मिर्जापुर है। हाँ, इस समय तो रहा होगा। पिक्चरें भी कुछ ना कुछ सोच के बनती है। कोई काल्पनिक जो है, काल्पनिक तो मारदार ऐसी होती है कि एक गोली मारता 6 को मार दिया, 8 से निकल गई। हाँ। पर ठीक है, तो कभी रहा है ऐसा क्षेत्र जो है, और हमारे परिवेश जो पारिवारिक ससुराल का है वो बिल्कुल वैसा रहा। वह एक मेरे जो बड़े चाचा ससुर है वो राजनाथ सिंह के बड़े करीबी रहे, साथ में उन दोनों ने प्राचार्य के उस पे पद पे जो है काम किया। मेरे ससुराल में जो है वो प्रॉपर्टी और जो की थी, और इतनी दूर का सोच थी, एक दबंगता ये मतलब पिताजी में परिवार में देखने की वो थी कि हाँ ठीक है, मेरी बहू भी उतनी बोल्ड होना चाहिए। तो भाभी से डर लगता है कि नहीं आपको मिर्जापुर? डर तो लगता है, पर वो शायद हो सकता है लक्ष्मी के रूप में ही आई। हाँ। डर तो मुझे क्या, मैंने आपने ये एपिसोड भाभी जी देखेंगे इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं देखिए यदि वो अच्छी मित्र है, अच्छी दोस्त है, तो एक डर तो होना चाहिए। और अपन तो हिंदू हैं, तो अपन ने एक चीज मानी है कि लक्ष्मी का जरूरी है। तो बाहर तो सभी के बीच में लक्ष्मी है, काली के रूप में तो मैं देखता हूँ। जब गलती होती है, यदि गलती हुई है तो सहर स्वीकारना, क्योंकि एक जब वो देख के मेरा इंतजार करती थी, वो पल था जब मैं संघर्ष का समय था, जब साधन नहीं थे, हम खंडवा शिफ्ट हुए, बहुत सी कमियां थी, और वो चूंकि जहां से आई थी उसने बचपने से सब कुछ बहुत बड़ा देखा था, पर नहीं उसका बराबरी से साथ देना, उसने मेरे लिए वो समर्पण देना कि मैं जिस हाल में हूँ खुश हूँ। और आज भी उसी की देन है कि मुझे बहुत बड़ा करने के लिए रोकती है कि अपन संतुष्टि से जिए। वही उन्होंने शिक्षा में बच्चों में दी है। हमारा पूरा परिवार जो चल रहा है वो माँ का जल्दी पर ठीक है, उनकी सोच थी बीच में चले जाना छोड़ के, तो वो पूरी जिम्मेदारी उसने पहले बच्चों के साथ निभाई, आज परिवार को लेके चलने के लिए उसके अंदर मेरी बिटिया स्नेहा जो आज मेरे बिजनेस को बराबरी से देख रही है। क्योंकि मेरा शुरू से नजरिया था कि अपने बच्चे अपने पास रहें बराबर, क्योंकि यहाँ पे उनके पास चलने के लिए, काम करने के लिए भूमिका है, काम है। यहाँ से चले जाने के बाद मेरा कुछ भी करा हुआ मेरे क्या काम का है, क्या काम। तो उसने बाकायदा समझा। मेरे सभी मित्रों ने जब बोलने की कोशिश करी कि इसे बाहर भेजना चाहिए, उसने 3 साल यहाँ पे कॉलेज करा, अभी इंग्लैंड गई थी। जब भी मेरा मन गया कि ठीक है अब बेटा तू यदि वहां से रहता, हम यहाँ रोकेंगे, वो वापस आई। इन सब चीजों का पूरा परिवार जो होता है ना, जो मिलता है मुझे, मेरे पिताजी, उनको दादाजी, आज मैं से मेरे बच्चों में, तो आज उनकी भावना भी वही रहती है। यदि कभी आप लोग आएंगे मेरे घर, जो भी आता है वो देखता है कि बाकायदा उनको लिए खड़े होना, मान सम्मान देना, उनका वेलकम करना, तो ये एक नेचर है। और आज इतना समय अपन ने निकालना चाहिए कि वो बच्चों को जो है वो परवरिश मिल सके। क्योंकि मैं आज 4 स्कूल रन कर रहा हूँ, मैं अभी देख रहा हूँ बहुत करीब से आजकल के माँ पिताजी तो ठीक सोच रहे हैं, माँ लाड़ते कि बच्चा मेरा 90 लाए, 95 लाए, 97 लाए, और जो 98 लाता है उसकी मम्मी पे आके लड़ती है कि 2 नंबर कैसे कम रहेगा। कंपटीशन अननेसेसरी, इसने तो पूरा करा है। ठीक है, ये समय है, वो लोग मुझे बोलेंगे कि हम पढ़ाने भेजते हैं आपकी स्कूल में, आप ऐसी बात कर रहे हैं, पर नो डाउट बच्चों को उसके साथ संस्कार मिले। तो ये जो हमारा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरे छोटे वाले के बच्चे हैं, और इसी तरह मेरे पूरे जितना पूरा हमारा बालाजी परिवार है, सभी के बच्चों की जिम्मेदारी रहती है, वो बड़ा इकट्ठा होकर काम करते हैं। तो बिटिया लंदन से आ चुकी है, और हो सकता है कि मेरे जो आज ये पूरा है इसको और किसी तरह से आगे बढ़ा सकती है। क्या है कि एक बार रितेश गोयल से मिलता है, जुड़ता है, वो हमेशा रितेश गोयल के साथ हो जाता है। सही,
बोला है आपने, सीधा सा एक संवाद जो आप में से कर रहे हैं, अपने पतों की अपनेपन की भावना, हाँ। फिर वही बार बोला देने की है, जुड़ने का, झुकना पड़ेगा। बराबर। कई जगह गलतियां होती है, तो आप यदि झुकेंगे तो सब चीजें निकलती हैं। और जोड़ने का, प्रेम से रहने का जो मजा, एक भाव है, अपन धर्म में भी देख रहे हैं बार बार। आप मनीष जैन जी हैं, उसमें भी सिखाया है कि आप सबको माफ करें, एक रहें, हमारे धर्म जो सनातन में लिखा है। बराबर। तो यदि आप उस भावना से चल रहे हैं तो कोई भी जुड़ेगा तो वो बिल्कुल जो है। और मैं आपको बता दूं कि इंसान तो इंसान, मेरे यहाँ पे हर वो पशु पक्षी, उनका प्रेम भी इतना ही मिलेगा कि जिनको बोलते हैं ना ये तो बोलने वाले हैं। कई बार मेरा मन होता था, मैं बोलता हूँ कि अपन तो बोलने वाले वो जानवर हैं जो हमेशा कुछ चाहते हैं, बट वो जिन्हें अपन जानवर बोलते हैं उनके मन में जब कुछ नहीं है, उनमें सिर्फ भावना होती है कि मेरे से किसने प्यार किया। बराबर। तो मैंने बहुत करीब से कई ऐसे मौके आए जहाँ पे पशु पक्षी, मेरा बहुत अच्छी गाय है, हिंदुस्तान की सबसे अच्छी ब्रीड, अपने आप पे जो जो कुछ थोड़ा थोड़ा करते रहना चाहिए। जंगल है, मेरे पास थारो ब्रीड का घोड़ा है जो मैंने मेरे लिए नेशनल चैंपियन घोड़ी है, और भी बहुत सारे पशु पक्षी हैं। तो हर व्यक्ति को अपना बनाना, ये कला तो अपने आप में होना चाहिए। बिल्कुल सही। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश गोयल जी। तो ये थे श्री रितेश गोयल, जिन्होंने बेबाकी से हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। और मैं समझता हूं कि लगभग लगभग सारे सवालात, चाहे वो कॉर्नाइजर के रूप में हो, वृक्ष मित्र के रूप में हो, एजुकेशन सेगमेंट में हो, रियल एस्टेट में हो, उन्होंने बड़ी बेबाकी से प्रश्नों के जवाब दिए। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा, ये एपिसोड कैसा लगा, हमें अवश्य बताइएगा। अपने कमेंट हमें अवश्य दीजिए। हमारे इस कार्यक्रम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।